मेरे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर में जितने भी मेन फार्मूले हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के मेन तरीके हैं उन सभी की रिवीजन कर देंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पिछले वर्षों के पेपर और सैंपल पेपर और बोर्ड द्वारा इसे ब्लू प्रिंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हरियाणा बोर्ड में इस चैप्टर में से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से एक अंक और एक 4 अंक का होगा। इसी तरह से आप यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड वगैरह के लिए आप देख सकते हैं। तो कुछ एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात होती है सर कि ये वीडियो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स के बोर्ड में एनसीईआरटी बुक का सिलेबस है उन सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी बोर्ड के लिए जो है लगभग सेम होते हैं। अब जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी तकलीफ मुझे ये देनी है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने बोर्ड का नाम ज़रूर लिख दें, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो किस किस बोर्ड से पेपर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि अगले वीडियो में एनालाइज भी कर सकूं। ये बच्चों शुरुआत करते हैं कि मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी टेबल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये जो टेबल है इसी पर आधारित जो है 1 से 3 अंकों के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के लिए अगर हल की बात करें तो 3 पॉसिबिलिटीज है, केवल एक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं। और अगर उनके ग्राफ की बात करें तो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो सकती है, संपाती रेखाएं हो सकती है और समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब इस समीकरण को बिना सोल्व किए, बिना ग्राफ ड्रा किए, हम सिर्फ इनके कोफिशिएंट को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि इसका हल कैसा होगा और इसके द्वारा जो प्रदर्शित ग्राफ है या ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो कैसी होगी। तो ये देखिए, अब देखिए कि पहले इनके कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे कि a1/a2 निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, c1/c2 निकालेंगे। ओके, अब देखिए कि a1/a2 और b1/b2 अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो आपको तीसरा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उस कंडीशन में उसका केवल एक हल होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। अब देखिए कि अगर ये इक्वल नहीं है तो ये अगर इक्वल है तो आपको आगे वाली कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। आगे वाली इक्वल अगर होगी तो अपरिमित रूप से अनेक हल और संपाती रेखाएं, और आगे वाली इक्वल नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा और ये समांतर रेखाएं होगी। ओके, तो इस चीज को आपने याद रखना है। अब देखिए इस टेबल के आधार पर जैसे भी उल्टे सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब देखिए इस टेबल को याद रखने के लिए हम इसकी तुलना जो है KBC गेम से कर सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति गेम से कर सकते हैं। तो देखिए कि हम ये मान के चलते हैं कि उस गेम में ऐसी स्थिति है कि आप एक प्राइज जो है वो फिक्स जीत चुके हो। ठीक, अब आपकी सारी लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है और अगर आगे आप नहीं खेलना चाहते तो आपका वो एक प्राइज फिक्स है। और यदि आप मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यस करते हो और आप जवाब दे देते हो तो आप ढेर सारे इनाम जीत सकते हैं। और आप यस करते हो और जवाब सही नहीं दे पाते तो आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, जो जीत चुके वो भी चला जाएगा। तो उस हिसाब से जो प्राइज है वो हल की तरह से हम ले सकते हैं। देखिए एक हल के लिए अगर रेखाओं की बात करें तो एक हल है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अनेक हल है तो अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी संपाती रेखाएं होती है। और कोई हल नहीं है तो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक, गेम के हिसाब से देखोगे तो एक इनाम लोगे तो आपके साथी आपसे हाथ मिलाएंगे, लो जी आपके साथी का हाथ ही आपका हाथ है। ढेर सारे जीतेंगे तो आपके साथी आपसे गले मिलेंगे, और अगर आप कुछ भी नहीं जीत के आते तो आप अपने घर, आपके साथी अपने घर। ओके,
तो इस तरह से छोटा सा। अब देखिए इसी टेबल के आधार पे हम फटाफट क्वेश्चन करते हैं कि रैखिक समीकरणों ये और ये का द्वारा प्रदर्शित रेखाएं आपस में क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समपाती रेखाएं, समांतर रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि यहाँ पर जब भी ये करना हो तो आप क्या करोगे, समीकरण को सोल्व तो करना नहीं, क्या करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कंपेयर करेंगे। 2/4 कट करके देखो कितना आया, 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3/6 भी कितना आया, 1/2, 9/18 भी कितना आया, 1/2। इसका मतलब ये आपस में सारे बराबर हैं। आपने क्वेश्चन की यस की जवाब भी सही दे दिया, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल और रेखाएं कैसी होगी, समपाती रेखाएं होगी। ओके। अब अगला कि 3x माइनस 5y प्लस 2 और 5x प्लस 3y प्लस 2। ओके। और ये देखिए कि यहाँ पर 3/5 और माइनस 5/3। अगला चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 3/5 और माइनस 5/3 इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है, पहली बार में आपने ना कर दिया तो सिर्फ आपको एक प्राइज मिलेगा, सिर्फ हैंड चेक कीजिए। और यानी यहाँ पर क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ओके। तो जब एक ही नाम आता तो हाथ मिलाना तो बनता ही है। और अब अगला देखिए कि 3x माइनस 2y है माइनस 6 बराबर 0 और 6x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो ये 3/6 माइनस 2/-4 और माइनस 6/7। यहाँ देखिए इसको कट करोगे 1/2, माइनस से माइनस कट 1/2 और ये माइनस 6/7। अब ये तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, तो क्या होगा बताइए ऑप्शन। यस, शुरू में यस किया, बाद में नो, तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो आप अपने रास्ते, सर अपने रास्ते, और ये समांतर रेखाएं आ जाएगी। दूसरी बात, अगर रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो एक हल होगा, बहुत सारे बिंदुओं पर काटती है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदुओं पर काटती है तो उसके अनेक हल होंगे। और जब किसी भी बिंदु पर नहीं काटती तो उसका कोई हल नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों समीकरणों की रेखाएं जितने बिंदुओं पर काटेगी उतने ही हल होंगे। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये बात भी आ रही होगी, सर कि हमारे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम आते हैं या न के बराबर आते हैं, तो आप हमें ऑब्जेक्टिव क्यों करवा रहे हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है। तो उन बच्चों को बता देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन अगर इसका ऑप्शन काट दिया जाए तो ये क्वेश्चन 2 अंक का भी बन जाता है, ठीक है। तो उसमें एक नहीं तो क्या पता 2 अंक का भी आ जाए, या विदाउट ऑप्शन में 1 अंक का आ जाए। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से कर लो, सिर्फ 40 मिनट की बात है। इस वीडियो पे लगाओ, आपको बेनिफिट मिलेगा पेपर में। तो अब देखिए कि यहाँ पर डायरेक्ट 2 समीकरण दे दिए और यहाँ पर कहता है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, डायरेक्ट टेबल का यूज है। अगर शुरू में ना है तो उसका एक हल है, यानी अद्वितीय हल है। ओके। अब दूसरा, शुरू में यस बाद में भी यस, क्या आएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब शुरू में यस बाद में नहीं, देन उस समस्या का कोई हल नहीं होगा। ओके। अब देखिए कि इसके साथ साथ ये भी पूछा गया कि संगत या असंगत। भाई अब देखिए कि अगर समस्या का चाहे एक हल निकल जाए या अपरिमित रूप से अनेक हल निकल जाए, हल निकलना चाहिए, एक निकले से ज्यादा निकले। अगर हल निकल तो गया फिर तो संगत है वो समीकरण युग्म। ओके। और अगर हल नहीं निकला तो वो है असंगत। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं है, याद रखना कि अगर समीकरण युग्म का हल निकल गया, चाहे वो एक निकले चाहे एक से ज्यादा निकले, तो उस केस में तो समीकरण युग्म है संगत।
और हल ना निकले, उसका कोई हल नहीं है, तो उस केस में है असंगत। ओके, तो जैसे इसको बताना है कि ये इन कोफिशिएंटों की तुलना करके बताए कि ये संगत है या असंगत। तुलना कर तो 1 मिनट का काम है, लगनी नहीं 1 मिनट तो। अब 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस से माइनस, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अब देखो यहीं पे इक्वल नहीं है ये, 2 3 6 और 3 चौके 12। हाँ, 1/3 1/4 के बराबर नहीं होता। अगर बराबर नहीं है पहली बार में 9, तो जैकपॉट 1 आएगा घर। तो एक सॉल्यूशन है तो ये संगत होगा। ओके, इसी तरह से ये जो है आगे 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने बताया था कि विदाउट ऑप्शन आएगा तो 2 नंबर का हो सकता है ये। 5x - 3y - 11 और -10x + 6y + 22 संगत है या नहीं। अगर मान लीजिए एक में भी आ जाए तो आप सिंपल लिख दो कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है या ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इसके इतने हल है। अगर हल है तो संगत है, अगर हल नहीं वाला निकल जाए तो ये असंगत। वो सारी चीज़ें आप लिख दोगे। ओके, तो ये मैं आपके एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, इसको नोट करें और सोल्व कर लें इसको। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर आपको 2 समीकरण दिए हुए हैं। कहते हैं इनका इनमें से 4 ऑप्शन, इनमें से इसका कौन सा हल है। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इनको सोल्व कर करके देखते हैं कि इसको विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, फिर इसका आंसर कंपेयर कर लेते हैं। वैसे वो भी ठीक है बात तो, लेकिन अगर सीधा चेक करना हो, आपके पास समय कम हो, तो इसके लिए सिंपल है कि जैसे x = 1 y = 3 इसमें पुट कर करके देख लो। x = 1 पुट करेंगे तो 2 एकम 2 और y = 3 पुट करेंगे तो -3। 2 - 3 5 होता है, नहीं होता, तो ये इसका हल नहीं है। अब x की जगह 3 पुट करो, 3 दूनी 6, y की जगह 0 पुट करो, 6 - 0 5 के बराबर होता है, नहीं होता, तो ये भी इसका हल नहीं है। अब 3 दूनी 6 -1 कितना आ गया 5। इस समीकरण का हल तो हो गया। अब ये इस पे भी चेक करना पड़ेगा। 3 3 9, x की जगह 3 रखा, 3 3 9 + 1 10, इधर भी 10 इधर भी 10, तो दोनों के लिए सही है। तो इसका मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक, बिल्कुल इसी आधार पे सेकंड क्वेश्चन फटाफट नोट करें, कमेंट में इसका आंसर डालें, मैं आपको बताऊंगा कि ये ठीक है या नहीं है। बाई चांस इसका कमेंट में आंसर आपको ना दे पाया तो इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर देख लेना आप। ओके, तो अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए कि यदि x = a और y = b है तो x - y = 2 तथा x + y = 4 के हल a और b हो तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर a और b से इसने थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, लेकिन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया। यहाँ सिर्फ यही पूछा गया कि x - y = 2 और x + y = कितना दिया 4। इसके हल a और b है तो a और b का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इसका हल ही ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि इस्तेमाल कर दो कि एक y माइनस की एक प्लस की है, तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगी। 2x = इधर कितना हो जाएगा 6, x = 6/2 3 आ गया। अब x = 3 पहले में रख दो, 3 - y = 2 और 3 इधर लेके जाएंगे तो -y = -1 तो y = 1। अब ये चेक करने के लिए आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है, तो इसमें पुट करके देख लो कि x की जगह रखो 3 -1 तो ये आ गया 2, या तो ठीक है दूसरे में भी रखो 3 + 1 कितना आ गया 4 आ गया। तो इसका मतलब दोनों बात सही आ गई, तो सवाल बिल्कुल 100% आपका सही है। ये तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो ये 3 x = 3 और y = 1 सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे देखिए कि इसी टेबल के आधार पे 2 अंक का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए आपको ये दे देता है कि k के किस मान के लिए समीकरण 4x + ky + 8 = 0 और 2x + y + 4 = 0 का अद्वितीय हल है, यानी एक हल है। ओके, तो इसका मतलब 4/2 शुड नॉट इक्वल टू, अब देखिए कि इसमें a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2
B2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 2 एकम 2 2 दूनी 4, k शुड नॉट बी इक्वल टू 2। k बराबर 2 को छोड़ करके k के सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होगा। ठीक, तो k बराबर 2 को छोड़कर k के अन्य सभी मानों के लिए दिए गए समीकरण युग्म का हल अद्वितीय हल होगा। ओके, और क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हम ये कहेंगे कि अद्वितीय हल के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। ठीक, ये लाइन थोड़ी शुरू में लिख दे तो अंक का क्वेश्चन सही आंसर जो इसका बन जाएगा। इसी तरह से कहता है कि k के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि k के किस मान के लिए समीकरणों 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2k प्लस 1 और 3x प्लस वाई बराबर 1 का कोई हल नहीं है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि 2k माइनस 1 बटे में 3 बराबर y का कोफिशिएंट 1 इधर से 1 बराबर नहीं है 2k प्लस 1 बटे 1, ये बराबर नहीं आना चाहिए। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2k माइनस 1 बटे 3 बराबर 1 इम्प्लाइज दैट 2k माइनस 1 बराबर 3 या 2k बराबर 4 और k बराबर 2। अब k बराबर 2 यहाँ रखिए, 2 2 4 और 1 5, क्या 1 5 के बराबर होता? नहीं होता। तो यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं कि k बराबर 2 के लिए अगर k बराबर 2 रखे तो ये तो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि k बराबर 2 के लिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोगों के लिए है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। तो इसमें भी यही कहा कि आलेखित किए बिना बताना है कि आपको ये प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती है या समांतर है। ये पहले वाला क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए अब इस टेबल वाला काम तो हो गया अपना पूरा। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं कि यहाँ पर आपको 2 समीकरण युग्म दिए हुए हैं और कहता है इनको हल कीजिए। अब बाकी क्वेश्चन पढ़ूंगा बाद में, पहले इसको हल करना है। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब देखिए समीकरण युग्म को हल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 विधियां हैं। कौन कौन सी? विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि पर बिहार बोर्ड में 5 अंक का क्वेश्चन आने की 99% उम्मीद होती है। ओके, तो इस ग्राफीय विधि को मैं इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट 5 मिनट में डिस्कस करूंगा। तो बाकी बोर्ड के बच्चे भी अगर ये देखें तो कोई ज़्यादा उस समय का भी नुकसान नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी इसको लास्ट वाले 5 मिनट ज़रूर देखें। और अब मैं इन क्वेश्चंस के थ्रू एक एक करके आपको ये तीनों विधियाँ जो है रिवाइज करवा दूंगा, साथ के साथ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी डिस्कस हो जाएंगे। तो सबसे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि पहले तो जैसे यहाँ पर दोनों समीकरणों में एक वेरिएबल चूज कर लो, जैसे x चूज कर लिया, इसके जो कोफिशिएंट है ये बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी बराबर है ये। अगर बराबर नहीं होते तो हम किसी एक समीकरण को एक अंक से दूसरे को दूसरे अंक से गुणा करके हम यहाँ पर बराबर कर देते। अब देखिए ऑलरेडी बराबर है तो निशान भी देखिए सेम है, ये प्लस का ये प्लस का। अगर सेम साइन है तो आप माइनस कर दीजिए, माइनस करने से नीचे वाले समीकरण के निशान पलट जाते हैं। प्लस 2x और माइनस 2x कट करके क्या आ जाएगा?
0 आ जाएगा। 3y प्लस 4y कितना आ गया 7y, और 24 प्लस 11 35, तो y बराबर 35/7, 7 5 35, y बराबर 5 आ गया। y बराबर 5 आप किसी भी एक समीकरण में रख दो इन दोनों में से। y बराबर 5 इसे समीकरण 1 मान ले, इसे समीकरण 2 मान ले। समीकरण 2 में रख दो, जिसमें आपको आसान लगे उसमें रख दो। समीकरण 2 में रखने पर क्या आएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, y की जगह क्या रखेंगे 5 बराबर -24, 2x माइनस 20 इधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा, -24 प्लस 20, 2x बराबर -4 बच गया, तो x बराबर -4/2 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब ये -2 जो है x बराबर -2 और y बराबर 5, पहले आप अपना आंसर चेक करें ठीक है कि नहीं। 2 दूनी 4 माइनस का 4 प्लस 3 5 15, 15 माइनस 4 11, ठीक है। फिर 2 दूनी 4 माइनस का 4 -4, 4 5 20, -20 और -4 -24, ठीक है। हमारा आंसर तो ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है इन दोनों समीकरणों का हल कीजिए, हमने कर दिया ठीक। y बराबर 5 और x बराबर 2, ये हल आ गया। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे y बराबर mx प्लस 3 हो। तो यहाँ पर देखिए x और y की वैल्यू उठा के रखने, आपने कुछ नहीं करना। y बराबर तो रख दो 5 बराबर m इंटू एक्स की जगह रखो -2 प्लस 3, तो ये 3 इधर ले 5 में से 3 गए 2 बराबर -2m, और m बराबर -2/-2 कितना आ गया -1। ओके, ये आंसर आ जाएगा। अब आगे दिया हुआ है कि समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। अब देखिए हरियाणा बोर्ड में मैंने पिछले 4-5 सालों के पेपर देखे हैं, तो वहां पर आपको कोई विशेष विधि नहीं देता भाई इस विधि से इसको हल कीजिए। लेकिन ये जो है यूपी बोर्ड का सैंपल पेपर है और बिहार बोर्ड का 2018 का पेपर है, वहां पर ये दिया हुआ है कि इस विधि से हल कीजिए। तो विधियां आपको आनी चाहिए। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से किसी एक से जिससे आपको आसान लगे वहां से एक चर यानी x या y किसी एक की वैल्यू एक समीकरण से निकाल लो और वो वैल्यू उठा करके उससे दूसरे में रख दो। ठीक, वो रखने पर क्या है कि हमारे से पास एक चर की वैल्यू आ जाएगी, एक आने के बाद उसको उठा के किसी में रख के निकाल लो। ठीक, तो जैसे इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से देखिए कि सेकंड में थोड़ा सा आसान लग रहा है क्योंकि माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालना पसंद करूंगा। तो समीकरण 2 से क्या आएगा कि 2x बराबर -4y, ये इधर जाकर के +4y हो जाएगा और ये -24 यहाँ पड़ा ये। तो यहाँ से x बराबर 4y -24/2, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2y -12/2, 2 से 2 कट गया। ठीक, तो यहाँ से x बराबर आ गया 2y -12। अब ये जो x की वैल्यू आई है कहाँ से निकाली, अपने 2 में से निकाली, इसको उठा के रखें कहाँ पर 1 में। अगर आप 1 में से निकालते हो तो वैल्यू 2 में पुट करनी, 2 में से निकालते हो तो 1 में पुट करनी। अब देखिए 2x की जगह क्या रखेंगे 2y -12 प्लस 3y बराबर 11। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4y -12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11, 4 + 3 7y, ये 24 इधर ले जाओ 7 के साथ, इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 1 5, 1 और 2 3, y बराबर 35/7, y बराबर कितना आ गया 5। अब y बराबर 5 उठा के इसमें रख दो। ठीक, इसको चाहे समीकरण 3 कह लो। तो समीकरण 3 क्या देते हैं आपको, x की वैल्यू देते हैं x बराबर 2 गुणा
5 माइनस 12, 10 माइनस 12 माइनस का 2। ठीक, अब चेक जरूर कर लो, x बराबर -2 और y बराबर 5, ये वैल्यू है आपके पास। मैं रखूं 2 दूनी -4 और 5 दिए 15, कितना है 11 आ गया। और इधर 2 दूनी -4 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 माइनस की 24। ओके, तो इसका मतलब ठीक है, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया, बस विधि चेंज होगी यहाँ पर। ओके, जो हमने पहले किया था, पहले इसको विलोपन से किया था, अब इसको प्रतिस्थापन से कर दिया। अब देखिए कहता आगे प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर देखिए वर्गमूल वाला आ गया है क्वेश्चन, तो कई बच्चे वर्गमूल को देख के घबरा जाते हैं। वर्गमूल को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ एक चीज याद रखें, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 2 होता है, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 होता है। अगर मान लीजिए ऐसा है 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कैंसिल हो जाता है। बस इतनी छोटी सी बात तो याद रह जाएगी। अगर ये रहेगी तो सवाल भी हो जाएगा। लो 1 मिनट में समझाता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर इससे समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब दूसरे समीकरण से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। समीकरण 2 से वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y, तो x बराबर वर्गमूल 8y बटे वर्गमूल 3 हो जाएगा। वर्गमूल 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये जोड़ा बन गया। तो जोड़ा बन गया उसको तो सीधा सीधा लिख दो, और बाकी जो नहीं बना उसका वर्गमूल लगा के लिख दो। तो 8 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2 y बटे वर्गमूल 3। ओके, इसको मान लो समीकरण 3। अब x की वैल्यू निकाली कहाँ से आपने, 2 से, पुट कहाँ करोगे 1 में, इसलिए 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या आ जाएगा, देखो ये वर्गमूल 2, x की जगह क्या रखोगे, 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 3 गुणा y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा 2, इन दोनों गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 बटे वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0। अब क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ वर्गमूल 3 से गुणा कर दूंगा, ताकि ये भी कट जाए ये भी कट जाए। वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा, 4 बटे वर्गमूल 3, इसको भी वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा, 0 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा, 4y वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 y बराबर 0, 4 और 3 7, y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर 0। अब y बराबर 0 आप समीकरण 3 में रख दो उठा के। अगर 3 में उठा के रखें 0 इंटू समथिंग, x भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 0 रख के देखो, 0 0, सॉल्व। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये 4 विधियां हैं। 4 में से विलोपन मैंने आपको समझा दी, प्रतिस्थापन समझा दी, अब बारी है वज्र गुणन विधि की। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये कहता है निम्नांकित 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए वज्र गुणन विधि के लिए आपको एक संख्या याद रखनी है, 23 12। ठीक, यहाँ पर x फिर y, और ये अगर ऐसे पद आप राइट हैंड साइड में लेके जाते हो तो यहाँ पर -1। ठीक, अब 2 का मतलब होता है कि y का कोफिशिएंट लिखना आपने 1 2, 3 के नीचे ऐचर पद वाला, जैसे ये 1 2 3, 3 के नीचे ऐचर पद वाला लिखने हैं, और फिर 1 के नीचे आपने x वाला लिखने हैं, और 2 के नीचे आपने फिर से शुरू वाले ही रिपीट करने हैं। ठीक,
यानी शुरू में आपने ये वाला नहीं देखना, आपने ऊपर वाली संख्या ही देखनी है। अब इसके इसके साथ गुणा, माइनस में इसके साथ गुणा, तो ये आ जाए x बटे 8 एकम 8 माइनस 5 दूनी 10, फिर बराबर का निशान, 5y बटे 5 तिये 15 माइनस 8 दूनी 16 और माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 माइनस 3। ओके, बस ये चित्र बनाओ। ऐसे कैसे बनाओगे, 23 12 लिखा, 2 के नीचे y वाले कोफिशिएंट, 3 के नीचे एजर वाले कोफिशिएंट, 1 के नीचे x वाले और 2 के नीचे फिर y वाले। ठीक, यहाँ x y और -1, इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y, इन दोनों के बीच में -1। अब देखिए x बटे -2 y बटे -1 और -1 बटे 1। ठीक, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ से x बटे -2 बराबर -1 तथा फिर इन दोनों को लिख देंगे y बटे -1 बराबर -1 बटे 1। यहाँ से x बराबर -2 के 1 के साथ गुणा है, क्या आ जाएगा 2, और यहाँ से y बराबर क्या, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और -1 की गुणा 1, तो x बराबर 2 और y बराबर 1। अब ये दोनों वेरीफाई कर लेते हैं अपना रिजल्ट। 2 दूनी 4 प्लस 1 5 आ गया, और 2 तिये 6 प्लस 2 8। ओके, सवाल ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़े से बड़े सवालों की जो 4 या 5 अंकों में पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। अब देखिए कि जो हमने पहले 3 सवाल डिस्कस कर लिए वो सिंपल समीकरणों में थे, और ये समीकरण भी मुश्किल नहीं है, ये सिंपल समीकरणों में रिड्यूस हो जाएंगे, आगे वही मेथड है। ठीक है, तो इसको देखिए मैं रिड्यूस करके दिखाता हूँ कि यहाँ वटे में दे दिए, इससे हर एक बच्चे को लगता है सर थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नीचे देखिए संख्या क्या है 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, एलसीएम किसी भी कटते नहीं से द्विगुना हो जाएगी, एलसीएम आ गया इसका कितना 6। तो अब हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण के हर एक पद को 6 से गुणा कर दो। ठीक, इसी तरह से नीचे वाले समीकरण का ले लो, इसका भी 3 2 और 6 का एलसीएम लो, 2 पे कट जाएगा, 2 1 2 2 3 6, फिर 3 पे कट जाएगा, तो 3 दूनी 6 इसका आ गया। दोनों का अलग अलग लेके देख लो, हो सकता है कई बार अलग अलग भी आ जाता है। तो जो एलसीएम आए उसके हर एक पद को एलसीएम से गुणा कर दो, 2 1 2 2 3 6, 3 1 3 3 दूनी 6, इसका भी 3 दूनी 6, 2 3 6, 6 से 6 कट गया। अब देखो ये क्या बन गया, 3 तिये 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर -12। अब 2x प्लस 3y बराबर 13। अब ये देखिए 2 समीकरण बन गए आपके। दोनों समीकरणों को जिस मर्जी विधि से हल करो, विलोपन से करना तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 ही 9 है तो ऊपर वाले का 2 से गुणा कर लो, 2 में 18x माइनस 2 दाएं 20, और राइट साइड में भी गुणा करने मत भूल जाना, -24, यानी इसको 2 से गुणा कर लो पूरे को, और इसको 9 से कर लो, तभी बराबर होंगे। 9 दूनी 18x, 9 तिये 27y और 13 में 117। अब सेम साइन है, घटा दो। ठीक है, और आगे जैसे यहाँ से आपके y की वैल्यू निकल जाएगी, वो उठा के यहाँ किसी में रख दो, वहाँ से फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपको ऐसे मुश्किल सा दिखे थोड़ा सा, तो वो नीचे अगर सिर्फ संख्या है तो उसका लघुत्तम लेके एलसीएम, लघुत्तम समावर्त यानी एलसीएम ले करके हर एक पद को एलसीएम से गुणा कर दो, बिल्कुल आसान सा सिंपल सा समीकरण युग्म आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आप की मर्जी है कि जो विधि लगाओ और इसको हल कर दो।
अब देखिए ये एक सम और आ गया सही। अब यहाँ पे बच्चे कहते सर ये तो पॉइंट वाला आ गया, इसको कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 1.5 से पॉइंट हटा लो। पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट की सीध में 1 और आगे जितने अंक उतने 0। x माइनस 5/3y प्लस में 2 है तो ये राइट साइड में ले जाए -2, और ये 1/3x प्लस 0.5 है तो 5/10y बराबर 13/6। तो अब देखिए कटता तो काट लो। 2 दूनी 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा आपका 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2। ये हो जाएगा 1/3x प्लस y/2 बराबर 13/6। ओके, तो वही है 2 और 3 का एलसीएम ले लो 6, 6 से सारा को गुणा कर दो। इसका भी 2, 3 और 6 का एलसीएम लेके 6 से गुणा कर दो। बस सेम सिंपल समीकरण बन जाएंगे, उसको हल कर लो बस। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जो कंप्लीट रिवीजन में लगभग आधे घंटे का समय और लगेगा, और इससे वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मुझे अपलोड करने में इसमें थोड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए जो है मैं जल्दी यानी आने वाले 2-3 घंटे में आपको इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।